हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज 2 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीड लेवल 1 और 2 की, और अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश को चुना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। और यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं 30 क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पता है कि कल जो लाइव सेशन में ले रही थी वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसीलिए इस वीडियो को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी डाल रही हूँ। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर सेशन की शुरुआत अब हम फाइनली करते हैं। एंड अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। एंड इसके अलावा आप मेरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑफर चल रहा है लैंग्वेज 2 के कोर्स पे, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज 2 के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स चाहिए, कंप्लीट मतलब कि सारी चीजें इसमें आपको कवर करवाई जाएंगी मेरे द्वारा, तो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑफर है वो 15 से बढ़ा दिया गया है। तो अभी भी जो ऑफर है वो अभी चल रहा है। एंड जरूर ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि ऑफर पे डिस्काउंट अभी भी जो है किया गया है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और ऊपर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। कोई भी आपको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे नजर आ रही है, ठीक है। एंड जो भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर है, जो भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 कंटेंट जो है वो फ्री कर रखा है, तो फ्री कंटेंट जाके देखिए। एंड कोई भी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लिंक जो होगा ऐप का वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो वहां से जाके आप ऐप डाउनलोड करके मुझसे वहां पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब फाइनली क्लास की शुरुआत करते हैं। एंड ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत अच्छे से डिटेल से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, मैं सिर्फ इसका राइट आंसर अभी बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे डिफिकल्टी पूछी गई है, तो क्या था यहाँ पर? सी इसका आंसर था, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्या था कि ये प्रिंसिपल कौन सा है? साउंड की बात हमने की थी, तो ये प्रिंसिपल क्या है? हमारा नेचुरलनेस है, जहां पर हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट का आंसर क्या था? रेमेडियल टीचिंग की क्या पूछी गई थी? स्ट्रेटेजी पूछी गई थी। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट होगा, सारी ही स्ट्रेटेजी हम फॉलो रेमेडियल में करते हैं। 4 का आंसर क्या था कि भाई कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट में क्या है? समानता है, ठीक है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होगा? रिलायबिलिटी, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर था, विश्वसनीयता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कहता है लर्निंग आउटकम एम एट। लर्निंग आउटकम का एम क्या होता है? लर्निंग आउटकम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी कॉम्पिटेंसी है उसको इंश्योर करना कि कितनी उन्होंने प्राप्ति की, कितनी उनकी उपलब्धि हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 कहता है कि चूज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर बोला गया कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो क्या होगा? यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे डेथ को क्या किया गया है? एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट है दिस इज अ सिंगल फोनीम कंस्ट्रक्टेड ऑफ 2 एडजेसेंट वोवल साउंड। यानी कि एक सिंगल फोनीम, एक जो साउंड है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है 2 एडजेसेंट वोवल साउंड से। तो 2 प्योर वोवल से या 2 सिंगल वोवल से जो आपका जो एक साउंड बनती है उसे हम क्या कहते हैं? डिप्थोंग कहते हैं। इसके कई सारे नाम है, जैसे कि ग्लाइड कह देते हैं, इसको हम डबल वोवल साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। और मोनोफ्थोंग जो है इसको हम सिंगल वोवल साउंड बोलते हैं। मोनोफ्थोंग को हम प्योर वोवल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, बेसिक बातें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्लॉट। प्लॉट का कॉम्पोनेंट क्या नहीं है? तो प्लॉट में आपका कैरेक्टराइजेशन नहीं आएगा, बाकी सारे जो है कॉम्पोनेंट है प्लॉट के। जैसे कि सबसे पहले एक्सपोजिशन आता है, उसके बाद आपका आता है राइजिंग एक्शन, उसके बाद आता है यहाँ पे क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स के बाद आता है फॉलिंग एक्शन, और लास्ट में आपका क्या आता है? रेजोल्यूशन, जिसे हम डेनुमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है 5 मेन जो इम्पोर्टेंट जो एक एक्ट है वो पूरे के पूरे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मीन्स टीचर शुड गो ऑन एडिंग ईच न्यू एलिमेंट।
कौन सा प्रिंसिपल है जहां पर टीचर को एक नए एलिमेंट में ऐड करते हुए पढ़ाना चाहिए, प्रीवियस वन जो उसने पढ़ाया उसमें उसको नया ऐड करते हुए पढ़ाना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बात करता है ग्रेडेशन की, ठीक है। ग्रेडेशन में आप क्या करते हैं, आप किसी भी मैटर को क्या करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है। किसी भी मैटर को सिंप्लीफाई करना ग्रेडेशन का काम है। और यहाँ पर हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, इजी टू डिफिकल्ट जाते हैं, ठीक है, या हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेडेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, डोंट वरी अबाउट योर कॉप्स, इट श्योरली डैश रेन इन टू डे और टू। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी आएगा जिसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को शो करने में हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा विल, ठीक है। माइट जो होता है वो भी हम पॉसिबिलिटी को शो करने में करते हैं, लेकिन माइट जो है वो पॉसिबिलिटी जो बताता है वो बहुत कम बताता है। तो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनसर्टिनिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, वहां पर माइट यूज करेंगे, और जहां पर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है वहां पर हम विल का यूज यहाँ पे करेंगे। और शुड का यूज हम किसी को एडवाइस देने के लिए कर सकते हैं, शुड का यूज हम सजेशन देने में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप एंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस आर द टाइप ऑफ। सो गाइज हमने लास्ट सेशन में 10 क्वेश्चन कर लिए थे, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आराम से करेंगे और थोड़ा सा डिटेल से क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा एसे टाइप टेस्ट। जो भी आपके एसे टाइप टेस्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सटेंडेड जिसमें जो बच्चा है वो स्वतंत्र है, वो फ्री है कि वो कुछ भी लिख सकता है, कितना भी लिख सकता है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप ऐसे क्या हो सकता है, जहां पे मैंने मान लो कि 200 शब्दों में कोई कंपोजिशन लिखने के लिए बोल दिया, मैंने बोला कि कोई निबंध आप 200 शब्दों में लिख दीजिए, 300 शब्दों में लिख दीजिए, 100 शब्दों में लिख दीजिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन एक्सटेंडेड में क्या होता है कि बच्चा फ्री होकर के लिखता है। तो ये दोनों जो टाइप है ये ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर आते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट जिन्हें हम सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस टेस्ट और मैचिंग जो टेस्ट है ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो आप शॉर्ट आंसर देख रहे हो ये आपका किस में आता है, सब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, ऐसे टाइप में आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है। इवैल्यूएशन हेल्प्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव करिकुलम, इवैल्यूएशन इज ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स इंटेलिजेंट गाइडेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या इवैल्यूएशन प्रोसेस इज ओनली सब्जेक्ट सेंटर्ड। तो यहाँ पर जो गलत है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इवैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केवल एक सब्जेक्ट पे आधारित होता है। इवैल्यूएशन क्या है, जो क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, जो कॉम्प्रिहेंसिव है। सो ओनली सब्जेक्ट ना होकर के इवैल्यूएशन कैसा होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसमें हमारे स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों एरिया आते हैं। आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन बताना है आपको कि कौन सा पॉजिटिव फीचर है इंडिया में मल्टीलिंगुअलिज्म का। यानी मल्टीलिंगुअलिज्म का आपको यहाँ पे क्या बताना है, एक तरह से फायदा बताना है कि क्या यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म का फायदा होगा। फर्स्ट है, इट एनकरेजेस द एक्सेप्टेंस ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। मल्टीलिंगुअलिज्म टेंड टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन टुवर्ड्स ओनली हिंदी। तो यहाँ पे केवल हिंदी की तरफ एक जो पर्सन है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है मल्टीलिंगुअलिज्म में, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज को अवॉइड करने की बात की गई है लास्ट वाले पॉइंट में, तो ये भी गलत है। केवल इंग्लिश पर हम फोकस नहीं करते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म में हम सभी जो भाषा है उस पर फोकस करते हैं, जितनी भी भाषा व्यक्ति बोल रहा होता है। तो यहाँ पर केवल ए वाला जो कथन आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है कि जो डिफरेंट साउंड से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो आपको बताना है। तो इसको आपको पढ़ के देखना है पहले, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर है यूनिवर्सल, अम्ब्रेला, यूजुअल और यूजलेस। तो आप देखोगे सब में यू का साउंड है, ठीक है, यू, यू और यू, यानी कि इसमें जो आपका ये जो यू के लिए जो हम साइन यूज करेंगे, जो सिंबल यूज करेंगे वो ये करेंगे, ठीक है। जे जो होता है ये य के लिए होता है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल में यू का साउंड में जे आएगा, ठीक है। अब यहाँ कौन सा डिफरेंट है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में जो है
अ का साउंड आ रहा है इस तरह से, तो ये वाला जो आप देख रहे हो इस तरह से, ये अ का साउंड होता है। तो इसीलिए अम्ब्रेला जो है वो डिफरेंट साउंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिंबल है ये बताना है किस वाले वर्ड में ये सिंबल होगा। तो आपको इस सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको हिंदी में पता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा शब्दों को और वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये ए के लिए होता है। ठीक है, ए की मात्रा जो होती है ए के लिए, जैसे कि मैं बोलूँ कैट या मैं बोलूँ बैट, तो बैट कैट रैट में ये वाला सिंबल आपका आता है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल, ये जो वर्ड है कौन से वर्ड में आएगा, क्लास, तो क्लास में आ आता है, ये वाला आ, ये नहीं होगा। ठीक है, वेट में ई आई आता है। ठीक है, और यहाँ पर एप्पल करेक्ट होगा। ठीक है, एप्पल में आप देखोगे ए का साउंड आ रहा है तो सी हो जाएगा, और हियर में क्या आएगा, आई, और इस तरह से ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स। आपको फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे बताने हैं। तो फ्रिकेटिव्स जो कॉन्सोनेंट्स है, फ्रिकेटिव्स की संख्या कितनी है, इंग्लिश में 9 है। ठीक है, अब ये 9 फ्रिकेटिव कौन कौन से हैं वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो के पी डी जी, तो ये आपका क्या है, ये प्लोसिव्स है। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या आता है, पी बी टी, जैसे पी बी टी और डी के जी, तो ये जो टोटल आप देख रहे हो इन्हें हम कहते हैं प्लोसिव। प्लोसिव्स की संख्या क्या है, 6 है, और यहाँ हमें फ्रिकेटिव बताना है, तो फ्रिकेटिव की संख्या क्या है, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, फ्रिकेटिव में आपका क्या क्या आ जाएगा, वी आ गया, एस आ गया, थीटा आ गया, एफ आ गया, इस तरह से ये द आ गया। ठीक है, द के बाद श, ये वाला श आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद एच आएगा, ह। ठीक है, ये फ्रिकेटिव में आ गया, और इसके अलावा और क्या आ सकता है, जेड आ सकता है जो ज के लिए होता है, और एक ये वाला जेड होता है जो श ज के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कितने आपके फ्रिकेटिव्स हो गए, ये आपके 9 फ्रिकेटिव्स हो गए। ठीक है, तो फ्रिकेटिव्स की संख्या याद रखनी है, सिंबल याद रखने कौन कौन से आते हैं, और प्लोसिव्स का आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एम ऑफ रेमिडियल टीचिंग प्रोग्राम। रेमिडियल टीचिंग का एम क्या होता है, फर्स्ट क्या है कि टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल स्कूल लेग बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स इन द स्कूल परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसे बच्चों के लिए करना जो कहीं ना कहीं अपने जो पीयर है या जो अपने क्लासमेट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकेंड वाला पॉइंट देखो क्या है कि सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी जेनेरिक स्किल को अच्छा किया जाता है। तो आप देखोगे कि दोनों चीजें हम यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, रेमिडियल टीचिंग जो है वो किस किस के लिए, किस बच्चों पर हम करते हैं, वो आपको याद रखना है कि जो भी रेमिडियल टीचिंग प्रोग्राम होता है वो हम स्लो लर्नर पे कर सकते हैं। ठीक है, जो लर्नर स्लो है, हम गिफ्टेड बच्चों पे नहीं करते हैं, है ना, उन बच्चों पे कर सकते हैं जिनकी हैबिट्स अच्छी नहीं है। ठीक है, जिनकी हैबिट्स अच्छी नहीं है उन पे कर सकते हैं, जिन्होंने किसी स्किल्स को अच्छे से नहीं सीखा उन बच्चों के लिए करते हैं, या जो उन्होंने रेगुलर क्लासरूम टीचिंग में बच्चों ने नहीं सीखा उन बच्चों को सिखाने के लिए हम करते हैं। जेनेरिक स्किल का मतलब है कि जो उनकी एक स्किल्स हैं, जैसे मान लो LSRW है, इसको इनहेंस करना भी एक फोकस होता है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर। अब आपको बताने कि जो ड्रामा है उसकी इटोमोलॉजी है कि वो ग्रीक वर्ड से आया है। अब ये जो ग्रीक वर्ड है इसका आपको जो है याद रखना है कि ड्रैन होता है। ठीक है, ड्रैन ग्रीक वर्ड क्या है, ड्रैन है, और इस ड्रैन का मतलब होता है टू डू और टू परफॉर्म। ठीक है, टू डू, टू एक्ट, या फिर टू परफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे, और इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है ड्रैन को एक्शन। ठीक है, एक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बना। ड्रामा जो है एक ऐसा लिटरेरी कंपोजिशन है जिसको हम लिखते हैं ताकि उसे ऑडियंस के सामने क्या किया जा सके, परफॉर्म किया जा सके कैरेक्टर्स के द्वारा। तो ड्रामा जो है ग्रीक वर्ड ड्रैन से आया है जिसका मतलब होता है एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है what which is an appropriate activity for a communicative language teaching lesson। अब CLT में एक प्रॉपर एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, स्किट्स होना चाहिए, इम्प्रोवाइजेशंस, या ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है CLT के अंदर। डायलॉग हम करवाते हैं, स्किट्स करवाते हैं, स्किट्स मतलब जैसे कि रोल प्ले हो गया, है ना, कोई रोल आपने दे दिया उनको, स्किट्स हो गया। इम्प्रोवाइजेशंस करवाते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं लर्निंग को, या लर्निंग में जो भी एक्टिविटी है, जो मेथड्स हैं उनको अल्टरनेट करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश द टंग रिमेन्स इन अ रिलेटिवली स्टेबल पोजिशन थ्रू आउट द आर्टिकुलेशन। अब आपको बताना है कि किस में जो हमारी टंग की पोजीशन होती है वो क्या होती है, रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन में होती है। ठीक है, तो स्टेबल पोजीशन में कहाँ पे होगी, ये होगी मोनोफ्थोंग्स के अंदर। यानी कि जो सिंगल वॉवल है, जो आपका सिंगल वॉवल है उसमें जो हमारी टंग की पोजीशन होती है वो सेम होती है। जैसे अगर मैं आई बोलूं तो ये वाला आई ई की मात्रा के लिए होता है जो कि वॉवल है, ठीक है, जो कि मोनोफ्थोंग है, और ये वाला आई। तो आप देखोगे कि हम जब बोलते हैं इस तरह के वर्ड, जैसे मैंने बोला ईट, तो ईट में आप देखोगे कि आपके ईट बोलने पे जो टंग की पोजीशन है वो स्टेबल होती है, चेंज नहीं आ रहा, तो ये मोनोफ्थोंग है। ठीक है, डिप्थोंग और ग्लाइड वॉवल में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो टंग में क्या होता है, एक एब्स्ट्रक्शन आता है। ठीक है, तो ग्लाइड में जो है चेंज आता है बोलने पे। जैसे मैं बोलूं काउ या हाउस, तो हाउस बोलते तो ए और यू आता है, आउ। ठीक है, तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं टंग की पोजीशन बदल रही है, तो यहाँ पे ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि कौन से वर्ड का साउंड जो है वो डिफरेंट है। अब चारों वर्ड आपको पढ़ के देखना है कि किस वर्ड का जो साउंड है वो अलग है। फर्स्ट है लाफ, टॉट, कॉट एंड डॉटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाफ जो है वो डिफरेंट है, लाफ में आ है, ठीक है, आ, ये वाला आ। बाकी में टॉट, कॉट, डॉटर, इसमें ऑ है, ठीक है, ये वाला। तो ऑ जो होता है इसका क्या होता है, इस तरह से होता है ये वाला, ठीक है, जैसे बॉय में होता है ये, तो ये जो है ये ऑ के लिए होता है, और ये जो है ए, ये आ के लिए होता है। तो लाफ जो है वो डिफरेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताना है कि आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स। कौन सा जो वर्ड है जो डिफरेंट है, ठीक है, तो पढ़ के इसको देखना है हमें। कंसेप्ट, परसेप्ट, सेक्ट और कंसीट। तो जब हम कंसीट बोलते हैं तो यहाँ पे ई की मात्रा आ रही है, यानी ई का जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो कंसीट जो वर्ड है इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो डिफरेंट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वोकलिक राइम। भाई कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम वोकलिक राइम भी बोलते हैं, ठीक है। एसेनेंस होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, एलिट्रेशन होगा या फिर राइम होगा। तो वोकलिक राइम का मतलब है जहां वॉवल्स हैं, जहां आपके वॉवल्स हैं, जहां राइमिंग दी जाती है वर्ड्स में, तो ये आपका एसोनेंस से रिलेटेड होगा। जहां पे आप देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में जो वॉवल साउंड है जब वो रिपीट हो रहा है, वर्ड्स के बीच में जो वॉवल साउंड्स हैं उनकी रिपीटिशन जब हो रही है तो वो एसोनेंस होता है, ठीक है। इसे हम वोकलिक राइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज इन्वॉल्व इन दिस स्टेटमेंट। अब इस पूरे स्टेटमेंट में कौन सा प्रिंसिपल जो है इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो मटेरियल है वो हम उसके एज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, लेवल और ग्रेड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि आप हर एक एस्पेक्ट को इक्वल प्रोपोर्शन देंगे, है ना, बराबर बराबर मात्रा में आप सभी स्किल्स पे ध्यान देंगे, वो प्रोपोर्शन है। कंक्रीटनेस क्या है कि हमें मूर्तता से पढ़ाना चाहिए, मूर्त चीजों से पढ़ाना चाहिए। एक्यूरेसी और करेक्टनेस भी एक प्रिंसिपल होता है जहां हम ध्यान रखते हैं कि जो भी बच्चा बोल रहा है, जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो सटीक पढ़े, सही पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। नेक्स्ट में आपको ये जो वर्ड है इसमें आपको सही सिंबल को पहचानना है कि किस वाले वर्ड में सिंबल सही है। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हैं इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, टूम होता है। तो टूम जो है इसमें बी जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो टूम का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें आपका क्या आएगा, इस तरह से टी यू और एम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो सी आप देख रहे हो ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी ये आपका ओ के लिए होता है, ठीक है, ओ, और ये आपका छोटे ऊ की मात्रा के लिए होता है, ठीक है, और ये आपका बड़े ऊ की मात्रा के लिए होता है। तो यहाँ पर ये वाला ऊ जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। द क्राई वेंट हाई एट नाइट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसकी बात यहाँ हो रही है। तो ये सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है या ये एसेनेंस है। तो यहाँ आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि द क्राई वेंट हाई एट नाइट।
अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या रिपीट हो रहा है भाई? वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं। द क्राई वेंट हाई, क्राई हाई नाइट, क्राई हाई नाइट। यहाँ पे आप देखेंगे ये एसिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। आप क्या हो रहा है, वर्ड्स में वॉवल साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो साउंड सेम आ रही है। और एलिट्रेशन कब होगा? जब आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होंगे, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन एलिट्रेशन हो गया। सिमिली क्या होता है? जहाँ पे आप दो अनलाइक थिंग में, कोई अनलाइक दो अलग अलग चीजें हैं, अनलाइक थिंग है, उनके बीच आप जब कंपैरिजन कर देते हो, एक कंपैरिजन दो अनलाइक चीजों में किस चीज का यूज करके, लाइक, एज और सो का यूज करके जब आप कंपेयर करते हो दो अलग अलग अनलाइक चीजों को, वो सिमिली है। और मेटाफर क्या होता है? इसे हम इम्प्लाइड सिमिली कहते हैं, ठीक है। इम्प्लाइड तरह की सिमिली होती है मेटाफर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड में सही सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इस वर्ड में जो फोनेटिक सिंबल है, इसको हम ईदर भी बोलते हैं, इसको हम आइदर भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग, जैसे आप अलग अलग देश देखोगे तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पे ईदर में क्या साउंड आ रहा है? यहाँ पे द का साउंड आ रहा है, ठीक है। ईदर, ईदर या आइदर। तो द में आप द के लिए हम क्या लगाएंगे? सी वाला लगाएंगे, ठीक है। ये आपका द के लिए, ये आपका थ के लिए होता है, और ये श के लिए होता है, और ये ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे द के अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ही इज इल, ही डैश सी अ डॉक्टर। अब क्या यहाँ पे मॉडल आएगा कि भाई वो बीमार है तो ही मस्ट सी अ डॉक्टर, ठीक है, उसे डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। तो जहां पे भी आप देखेंगे कि कोई ऑब्लिगेशन बताया जा रहा है कि जो जरूरी है, जो करना ही करना है, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं, एक कर्तव्य को दिखाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अन एलिजी इज अ, एलिजी जो है किस प्रकार की पोएम होती है? तो एलिजी जो है, ये इसकी इटोमोलॉजी आप याद रखना। एलिजी जो है वो ग्रीक भाषा के, ग्रीक वर्ड के एलेगोस से आया है, ठीक है। एलेगोस या एलिजिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। एलिजिया या एलेगोस से आया है। इसका मतलब होता है लेमेंट। लेमेंट प्रकार की पोयम है, या जिसे हम शोक कह देते हैं, शोक कविता है, एक विलाप गीत है जो किसी नियर डियर की डेथ पे लिखी जाती है। तो लेमेंटिंग करना किसी की डेथ पे एलिजी है, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है, अ फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफाइड लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश्ड एज अ वॉल्यूम इज। यहाँ पे आपको बताना है ऐसा फिक्शनल प्रोज। फिक्शनल क्या होता है? जो काल्पनिक है, ठीक है, जो क्या है? काल्पनिक है। तो काल्पनिक जो प्रोज है, जो गद्य है, ठीक है, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये जो शॉर्ट है, तो ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में क्या क्या क्वालिटी होती है कि जो शॉर्ट स्टोरी है ये नॉवल से छोटी होती है, वर्ड्स कम है, कैरेक्टर्स कम है, एंड ये क्या है कि एक सिंगल सिटिंग में आप इसको पढ़ के खत्म कर सकते हो। यानी कि एक व्यक्ति सिंगल सिटिंग में 1 से 1.5-2 घंटे में इसको खत्म कर सकता है। तो ये क्या है? आपका शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। चलिए, तो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। एंड अगर आपको सेशन जेन्युइनली पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना फीडबैक दें। एनीथिंग रिगार्डिंग एनी वीडियो, आप कोई भी फीडबैक मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो, बिकॉज अभी जो ऐप पर जो आपका डिस्काउंट है वो बहुत ज्यादा अभी रखा गया है, जो कि कुछ दिनों के लिए है। तो जरूर ऐप पर चेकआउट करना। कमेंट सेक्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगी, वहां से जाके आप फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।